नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। उत्तर प्रदेश में सियासी बिसात बिछने लगी है। सत्ता के लिए सियासी दलों के बीच नूरा कुश्ती शुरू हो गई है। इस बीच मुनव्वर राणा ने एक बार फिर से सियासी सरगर्मी बढ़ाने का काम कर दिया। उन्होंने साफ किया, अगर ओवैसी की वजह से सूबे में फिर से योगी सरकार बनी तो वो यूपी छोड़कर चले जाएंगे। इस पर बीजेपी ने पलटवार कर दिया। साफ कहा कि 2022 में बीजेपी की सरकार बनेगी तो फिर मुनव्वर राणा इंतजार किस बात का कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि क्या मुसलमानों को डराएंगे तो ही योगी को हराएंगे। आज महाबहस इसी पर। योगी फिर बने मुख्यमंत्री तो मुनव्वर छोड़ देंगे यूपी। नूरा कुश्ती में होती ये थी कि वो दोनों पहलवान मिले हुए होते थे कि इस बार हम हार जाएंगे, अगली बार तुम हार जाना, या अगर तुम हार जाओगे तो तुमको 5 लाख रुपए अलग से दिए जाएंगे। तो ये ओवैसी की और भाजपा की हमेशा से नूरा कुश्ती रही है। मुसलमानों को डराएंगे तो ही योगी को हराएंगे। 2022 का इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? क्योंकि 2022 का रिजल्ट दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ नजर आ रही है कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है प्रचंड बहुमत से। चुनाव पास आया तो फिर डर याद आया। हाँ, मुझे मतलब फिर अगर यही हुआ कि इस तरह से वोट बटे तो फिर इसका मतलब है कि मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, क्योंकि ये भी मेरे लायक सूबा नहीं है। नहीं, योगी मुख्यमंत्री बनते हैं इसमें नहीं, अगर ओवैसी की वजह से बनते हैं, ओवैसी की वजह से बनते हैं, हाँ, तब हम चले जाएंगे। यूपी की सियासत में जिन्ना का क्या काम? कहीं जो उनका बयान है उस बयान में वो जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ ओवैसी को जोड़ कर देख रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। वैचारिक रूप से हमारा और इस तरह की राजनीति करने वाले, देश समाज को तोड़ने वाले ओवैसी के साथ कोई मतलब नहीं है। चुनाव से पहले मुद्दे कौन भटका रहा? योगी जी की पार्टी और ओवैसी जी की पार्टी आजकल एक दूसरे की पूरक बनी हुई है, एक दूसरे को लैला मजनू कह रहे हैं ताकि मुख्य मुद्दों से बात को भटकाया जा सके। बीजेपी से जनता परेशान या विपक्ष? अब वो 2022 में भारतीय जनता पार्टी की विदाई करेगी और समाजवादी पार्टी की सरकार होगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी विकास की राजनीति करती है, समाज को आगे ले जाने की बात करती है, समाज के हर वर्ग का सम्मान करती है। इसलिए समाज के हर वर्ग के लोग इसी प्रदेश में खुशहाल रहेंगे। 2022 में 22 आएंगे। योगी के खिलाफ नफरत वाला एजेंडा, आज महाबहस इसी पर। तो ऐसे में न्यूज 18 सवाल पूछ रहा है, क्या मुनव्वर राणा सियासत की बहती गंगा में हाथ धोना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने यूपी छोड़ने की धमकी दे डाली? तो क्या इसके पीछे ये सोच है कि चुनाव पास आया तो फिर डर याद आया? जब ओवैसी कहते हैं योगी को सीएम नहीं बनने देंगे तो इस बयान से मुनव्वर को क्या परेशानी है? क्या मुसलमानों को डराएंगे तो ही योगी को हराएंगे? और अगर सरकार बन गई तो क्या मुनव्वर राणा उत्तर प्रदेश छोड़ देंगे? इस धमकी के क्या मायने हैं? क्या योगी के खिलाफ ये नफरत वाला एजेंडा है? आज महाबहस में इन्हीं सवालों की तलाश होगी। और हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं सुमित गुप्ता जी, वो जुड़ गए हैं, और एडवोकेट अब्दुल हसन साहब हैं AIMIM के यूथ प्रेसिडेंट, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान भी अब से थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। पहला सवाल मनीष शुक्ला जी आपसे ही है मेरा, कि जो डर दिखाया जा रहा है बीजेपी के नाम का, योगी के नाम का मुसलमानों को, किस तरह का डर है ये? किस तरह की इनसिक्योरिटी है? ऐसा क्या कर दिया पिछले कुछ सालों में आपकी पार्टी की सरकार ने प्रदेश के अंदर कि इस तरह की बयानबाजी अब तेज हो रही है? देखिए, मुनव्वर राणा जी का बयान पॉलिटिकल लोडेड बयान है और बहुत अरसे से इस तरह की राजनीति देश में होती आई है कि मुसलमानों को डराओ, उन्हें वोट बैंक बनाओ और वोट बैंक बना के सत्ता प्राप्त करो। पहले कांग्रेस करती आई, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम ऐसे दल इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं।
मुनव्वर राणा की 2 बेटियां सपा और कांग्रेस में हैं, तो ये एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और रहा बात मुनव्वर राणा के चेहरे की, तो उनका एक स्याह चेहरा है इसके पीछे। जब फ्रांस के कार्टूनिस्ट की बात होती है तो ये उन हत्यारों के साथ खड़े होते हैं जिन्होंने कार्टूनिस्ट की गला रेत कर हत्या की थी। ये खुलेआम उन्होंने बयान दिया था। जब घर में बात होती है तो अपने बेटे को लगाते हैं कि भाई और भतीजे के खिलाफ फर्जी मुकदमा कायम कराओ, 307 में जेल में पहुंचाओ और जमीन को हड़प लो। जब मामला खुलकर सामने आता है तो पुलिस को कटघरे में खड़ा करते हैं, जब सीसीटीवी सामने आती है तो भाग खड़े होते हैं। तो इनका एक स्याह चेहरा है, वो जनता जान चुकी है। ये एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के, और उनका बयान पॉलिटिकल लोडेड है, जनता समझ रही है। एक बात कह के अपनी बात को हम समाप्त करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और योगी जी से अगर इतनी नफरत है तो 2022 में तो उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है। क्योंकि ये राजकुमारों की सरकार इस उत्तर प्रदेश में नहीं आएगी, चाहे मुलायम सिंह यादव के राजकुमार हो और चाहे सोनिया जी की राजकुमारी हो, इनकी सरकारें नहीं आने वाली है। जनता विकास की नीति को मानती है और विकास भारतीय जनता पार्टी का पर्यायवाची है। ठीक है आदिल हसन साहब, दरअसल जो चुनाव के वक्त इस तरह के बयानों की एंट्री हो रही है उसके पीछे एक बड़ी वजह मुनव्वर राणा साहब ने गिनवा दी, वो है ओवैसी की एंट्री। उत्तर प्रदेश की सियासत में ओवैसी की एंट्री दरअसल सीधा रास्ता दिखाने की कोशिश है। बीजेपी की एंट्री की गई है और वापस से योगी को सीएम बनाने की यहां पर कवायद शुरू हो गई है ओवैसी का कार्ड खेलकर। अच्छी बात है, मुनव्वर राणा की हम लोग इज्जत करते हैं, लेकिन पॉलिटिकल फील्ड में उनका ना कोई तजुर्बा है ना कभी वो थे। तो अच्छी बात है, बाल बच्चों को इस्टेब्लिश करने के लिए वो ये सब बात बोल रहे हैं। और जहां तक आपको पता है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, हम लोग बिहार भी चुनाव लड़े और हम लोग ने 5 सीट पे बीजेपी को, एनडीए को हराया। ये बिहार में जो हमारे 5 एमएलए जीत कर आए हैं। और आज विपक्ष की कोई भूमिका निभा रहा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है। चाहे ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, एनआरसी का मुद्दा हो, 370 का मुद्दा हो, कहीं भी मजलूमों के साथ अगर कोई खड़ा है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। अखिलेश जी तो 1.5 साल से दिखे भी नहीं थे, कहाँ है, लोकसभा के बाद अदृश्य हो गए थे। तो अच्छी बात है, बाल बच्चों को इस्टेब्लिश करने के लिए मुनव्वर साहब ये सब बोल रहे हैं, अच्छी बात है, उनकी बात है अभी तक। और जहां तक भाजपा की बात है तो पूरी दुनिया ने देखा है कि कोविड में किस तरीके से योगी सरकार फेल हुई थी, किस तरीके से गंगा में लाश बही थी, जो सबसे पवित्र नदी कहलाती है दुनिया की। और हिंदुस्तान ने देखा, भारत ने देखा कि लाशें बही और हमारे उस घर का सुहाग उजड़ा, ऑक्सीजन की किल्लत आसमान पर थी। और प्रशासन ने जब गंगा के किनारे लाशों को दफनाया गया तो उसको किस तरह प्रशासन ने छुपाया, ये तो पूरी दुनिया देखता है। और आपने देखा, बड़े अफसोस की बात है, यानी कि मुनव्वर राणा अपने बच्चों को, अपनी आने वाली पीढ़ी को एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं यहाँ पर। अनुराग भदौरिया जी, एक बेटी मुनव्वर राणा की कांग्रेस में है, एक समाजवादी पार्टी में, बच्चों को एस्टैब्लिश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी, यानी कि मुसलमानों को बीजेपी का डर दिखाकर किसका फायदा? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में पूरी जनता भारतीय जनता पार्टी से त्रस्त है और परेशान है। जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में तानाशाही माहौल देखने को मिल रहा है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी और महंगाई देखने को मिली है, और कोविड काल में कैसे यहाँ पे लाशें नदियों में तैरती नजर आई, नदियों को किनारे जानवर नोचते नजर आए, और समय से ऑक्सीजन नहीं मिलने से, समय से बेड नहीं मिलने से, समय से वेंटिलेटर नहीं मिलने से, हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलने से लोग रोड पे तड़प तड़प के उनकी मौतें हो गई। किस तरह से यहाँ पे अव्यवस्था देखी है कि चीख और पुकार लोगों को सुनने को मिली है कोविड काल में, और सरकार सिर्फ झूठे अवार्ड लेने में लगी रही। तो उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है किस तरह से यहाँ महिला का चीरहरण हो रहा है, किस तरह से यहाँ पे चाहे लखीमपुर की घटना हो या हाथरस की घटना हो, उन्नाव की हो या बाराबंकी की हो या गाजियाबाद की हो या हापुड़ की हो, महिलाओं के साथ कितना अन्याय सरकार में हुआ है, जो महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नंबर 1 हो गया। उत्तर प्रदेश के अंदर में जिस तरह से झूठ और जुमले की राजनीति चली कि हमने 4 लाख करोड़ का यहाँ इन्वेस्टमेंट सबमिट कर दी और पता चला कि वहाँ पे 400 करोड़ का भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुआ, और कैसे इन्होंने समाजवादी के कामों को अपना काम बताया और समाजवादी पार्टी द्वारा किए हुए कामों का अपना ही काम बता के उसका फीता काटते रहे। या तो उसका नंबर बदला समाजवादी के काम का, या अपना काम बता के उन्होंने फीता काटा। कौन सा इन्होंने अपना काम किया वो गिना नहीं पाते। इनसे हम चिल्ला चिल्ला के पूछते
पूछते हैं आप हॉस्पिटल के नाम बताओ तो ये गिनाने लगते हैं, डिस्ट्रिक्टों के नाम गिनाने लगते हैं। इनसे कहते हैं चलता हुआ वीडियो दिखाओ, डिस्ट्रिक्ट के नाम ना गिनाओ कि हमने इतने डिस्ट्रिक्ट में कर दिए। कहाँ है वीडियो आप दिखाओ जिसमें अनुराग जी आप तो ऐसे बता रहे हैं 2017 से पहले बिल्कुल उत्तर प्रदेश की तस्वीर थी, बिल्कुल अलग थी और अब कुछ और यहाँ पर दिखाई दे रही है आपकी भाषा में। उससे पहले सब कुछ ठीक था उत्तर प्रदेश के अंदर। सुमित गुप्ता जी, जब चुनाव नजदीक आते हैं तो चुनावी जो दौड़ है, चुनावी पर्यटन है या चुनावी दौरे शुरू हो जाते हैं, ऐसे बयानबाजी जुमलेबाजी भी तेज हो जाती है। लेकिन किस शायर का अगर हम जिक्र करें तो शायर बहुत कुछ ना कहते हुए बहुत कुछ कह जाता है। मुनव्वर राणा के आज के इस बयान से क्या समझा जाए? इतने मशहूर शायर होकर इतनी हल्की बात कहना किसी के लिए अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जब लोग इनको सुनने आते हैं श्रोता, तो उसमें ना तो हिंदू होता है ना मुसलमान, सारे ही लोग मिलके सुनते हैं। इनके श्रोता जो भी होते हैं वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग होते हैं। तो इनको एक समुदाय के लिए क्यों बात की जा रही है, ये एक समुदाय के लिए क्यों बात कर रहे हैं? और मेरे ख्याल से हम लोग विकास की बात करें, इस मुद्दे पे हिंदू मुस्लिम की बात करें ही ना, क्योंकि जो भी हमारा प्रदेश चलता है वो विकास से आगे बढ़ता है। तो मेरा कहना यही है कि शायर साहब जितने मशहूर हैं उनको इस तरह की राजनीति में फंसना नहीं चाहिए। हमें तो विकास की ही बात करनी है और विकास की बात करनी चाहिए। जी मनीष जी, विकास की बात करनी चाहिए, विकास के मुद्दों पर सवाल पूछे जाने चाहिए, लेकिन यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी जब भी आते हैं या एसपी के कोई भी प्रवक्ता आते हैं वो सीधा सीधा आरोप लगा देते हैं कि देखिए हमने काम किया था, हमारे कामों पर अब ये फीता काटने का काम कर रहे हैं। आज एक ट्वीट भी किया था एसपी के हैंडल से हुआ है, एक ऑफिशियल ट्वीट। देखिए अपर्णा जी, 2017 में इन्होंने जो काम किया था उसके आधार पर ये चुनाव में गए थे। चुनाव में जनता ने इनके झूठ की पोल खोल दी, फिर इन्होंने झूठ बोला 2019 में, फिर ये चुनाव हार गए, फिर 2012 से 17 के ही कामों की चर्चा कर रहे हैं। तो रिजल्ट नहीं बदलने वाला है, रिजल्ट में फिर हार लिखी है। मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर इनकी बातों में दम होता तो अखिलेश यादव कभी पुलिस और सरकार पे सवाल नहीं खड़ा करते। अखिलेश यादव के कार्यकर्ता कभी आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा न लगाते। ये चुनाव को हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं, भारत पाकिस्तान कराना चाहते हैं। मुनव्वर राणा जैसे लोगों के माध्यम से ये नफरत की राजनीति करना चाहते हैं और योगी जी और भाजपा समाजवादी लगा रहे हैं, घृणा पैदा करना चाहते हैं, क्योंकि इनको पता है कि ये लगातार ये जो झूठी बातें हैं, जो लगातार ये झूठी बातें कर रहे हैं, उसकी पोल जनता खोल रही है। भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल वर्जन है, तो 17 में हार ना जाते, वर्जन है ये, और काम इतने सच्ची होती है तो 19 में फिर हार जाते। ये बीजेपी के लोगों का काम ही यही है, पाकिस्तान जिंदाबाद करना और दूसरों के नाम पे फोड़ देना ठेकड़ा। इसलिए आप पाकिस्तान जिंदाबाद मत लगाइए, आप उत्तर प्रदेश जिंदाबाद का नारा लगाइए, उत्तर प्रदेश में विकास का काम कीजिए, यहाँ पे महिलाओं के सम्मान की बात कीजिए। यहाँ पे आप चीर हरण करोगे, यहाँ पे गोला बारूद चलाओगे, पुलिस वालों को थप्पड़ मारोगे, पुलिस का एनकाउंटर करोगे, बच्ची का बिना पूछे उसके माँ बाप के संस्कार कर दोगे, 300 मंदिरों को तोड़ डालोगे और यहाँ पे बात करोगे। उत्तर प्रदेश की सरकार पर है, यहाँ पे उत्तर प्रदेश। अनुराग जी आपकी बात को बहुत ध्यान से सुन रहे थे मनीष शुक्ला जी, आप भी सुन लीजिए जरा। हजारों साल पीछे लेके चले गए उत्तर प्रदेश को, आपने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया, गुंडा राज यहाँ पे राज कर दिया है। अनुराग जी सुन लीजिए बात। ये गलत सवाल पूछेंगे और जब जवाब पड़ेगा तो भाग खड़े होंगे। अभी तो अनुराग जी आप कहते हैं कि बीजेपी के प्रवक्ताओं के पास आपके सवालों का जवाब ही नहीं होता, अब जवाब दे रहे हैं ना मनीष शुक्ला जी। दिन दहाड़े वहाँ पे सोना पैसा लूट के भाग गए डकैत, यहाँ पे ये हालत है उत्तर प्रदेश के अंदर। अरे 3 घंटे में 2 आरोपी पकड़े भी गए। अनुराग जी पूरा अपडेट लिया कीजिए, सुन लीजिए अनुराग जी, एक बार बात सुन लीजिए पहले। पिस्तौल पे इनको कुछ नहीं पता नहीं चल रही है, लूटो मारो खाओ, यहाँ पे माफिया चल रहा है, जितनी चाबी अनुराग जी सवाल आप पूछते हैं तो सवाल का जवाब सुनने का संयम में तो लाइए ना अपने अंदर। अच्छा ये बता दीजिए, आप बड़े ही उपलब्धियों का, कार्यों का आपकी तरफ से बखान होता रहा है, ये बताइए काम बोलता है क्यों नहीं चल पाया फिर? वर्जन नहीं, आपके एसपी ने कहा कि मुझे थप्पड़ मारा है और बीजेपी का कार्यकर्ता गोला बारूद लेके आए थे और डीएम कहता है कि आप बंद कर दो तो मैं ठीक कर देता हूं। ये बीजेपी के गुंडे पूरे उत्तर प्रदेश में झूठ की हांडी एक बार चढ़ चुकी, जनता ने देख लिया
कि कैसे मुजफ्फरनगर कांड हुआ, सैफई में कैसे नाच हुई, कैसे दुर्गा पंडाल जलाए गए, कैसे केवल एक जात के लोगों को नौकरियां दी गई। जनता ने देखा है अनुराग भदौरिया जी, 22 में आपकी बहुत बुरी दशा होने वाली है। आपने वैक्सीनेशन का विरोध किया, आपने कहा कि हमको देश के वैज्ञानिकों के ऊपर भरोसा नहीं है, आपने कहा उत्तर प्रदेश की पुलिस पे भरोसा नहीं है, आपने कहा सरकार पर भरोसा नहीं है, आपने कहा देश की सेना पर भरोसा नहीं है। अखिलेश यादव का ये जो चेहरा है, जो आतंकवादियों पर भरोसा करता है लेकिन पुलिस पर भरोसा नहीं करता है, आतंकवादियों पर भरोसा करता है लेकिन देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं करता है, पाकिस्तान पर अनुराग भदौरिया जी सवाल सुन लीजिए, पर भरोसा नहीं करता है। ऐसे लोगों को जनता सामने बना दिया कि कोई किसी गोली मार रहा है यहाँ पे, ये उत्तर प्रदेश को जंगल राज अनुराग जी सारे तमाम मुद्दे आप गिनवा देते हैं, ये कमी है, यहाँ पर ये दिक्कत है, लेकिन ये बताइए तो फिर वो मुद्दे 5वें साल में हवा हवाई क्यों हो जाते हैं? क्यों सिर्फ माहौल ही बनाया जाता है, जुमले छेड़ दिए जाते हैं, शिगुफे छेड़ दिए जाते हैं, बयान दिए जाते हैं? इन्होंने उसको नीचे ले जाने का काम किया है। क्या डर दिखाकर ही माहौल बनाया जाएगा प्रदेश के अंदर? पाकिस्तान पर भरोसा, आपको सरकार पर भरोसा नहीं, आतंकवादियों पर भरोसा, कैसा अखिलेश यादव को पुलिस बनाना चाहते हैं? क्यों पुलिस वालों को थप्पड़ मार रही है, डायरी तो दिखा रही है, मुनव्वर राणा जैसे लोगों से इस तरह बयान मिला है, अखिलेश यादव बुलडोजर चला देती है, उनके रास्ते ये खोल देते हैं, एजेंटों को प्रदर्शन के पहले घर के बाहर पुलिस बिठा देते हैं, ये डर नहीं तो नफरत पैदा करने के लिए उसका जवाब जनता देगी। को जेल भेजना, ये भारतीय किसानों को पूरे उत्तर प्रदेश में आतंकी राज करना नौजवानों की ठीक है, सुमित गुप्ता जी, क्या ये माहौल बनाकर ही चुनाव लड़ा जाएगा? क्या ये मान लिया जाए? क्योंकि चुनाव करीब है तो आए दिन इस तरह का माहौल देखने को मिलेगा, कभी पाकिस्तान का नाम, कभी मुसलमानों के को डर दिखाकर, कभी बीजेपी का डर दिखाकर। कोई सर उठाएगा गोली मार दी जाएगी, उसमें आतंकी केस लगा दिया जाएगा, एफआईआर कर दी जाएगी। ये मेरी तानाशाही चल रही है, गुंडा राज, जंगल राज सरेआम। ये ऐलान है, इन्होंने ऐलान कर दिया है कि यहाँ तानाशाही है, कोई सर नहीं उठा सकता। अनुराग जी, आपका तो टेप रिकॉर्डर पुराने जमाने का है, जब स्टार्ट होता है उसके बाद आप बंद ही नहीं होते कहीं। सुन लीजिए एक बार, जिस तरह पुराने जमाने का नहीं, इसी जमाने का पुलिस वाले को थप्पड़ भी औरिया में लगा है। प्रभु देवी जी, इसी जमाने का बता रहा हूँ, पुरानी घटना नहीं बता रहा हूँ, 4 दिन पहले घटना बता रहा हूँ मैं। अगर आप कह रहे हो अनुराग जी, अब आप एक ही सांस में सब कुछ कह देंगे ना, तो आपकी कोई बात यहाँ पर महत्व रख ही नहीं पाएगी। तभी तो कह रही हूँ, जब आपसे सवाल पूछा जाए तो अपनी टर्न आने पर बोलिए। अरे आप ही तो कह रहे हो कि किस जमाने का बोल रहे हो? नहीं, आपको मैंने आपको खामोश करवाने के लिए बात बोली मैंने। कब से मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब ही नहीं दे रहे हैं। क्या ये माहौल बनाकर ही आप चुनाव लड़ेंगे? समाजवादी लोग आप पैनल में आकर गिनवा देते हैं, लेकिन फिर समाजवादी लोग खामोश नहीं होंगे। देवी जी सुन लीजिए, देवी जी सज्जन महापुरुष अनुराग भदौरिया जी, आपको खामोश होने के नहीं बोल रही हूँ, कम से कम सही बात तो कहिए, संदेश तभी तो आपका सही जाएगा। एक साथ में सब कुछ बोल देते हैं आप, हर पैनल में आकर, हर प्रोग्राम में आकर आप बस वही बातें कहते हैं। सुन तो लीजिए मेरा सवाल एक बार। अरे आपको झूठों से लड़ना है, अरे झूठों से लड़ना है, जुमलेबाजों से लड़ना है। झूठ जुमलेबाज का आतंकवाद फैला रखा है, इनसे एक सांस में नहीं बोलोगे तो सांसें रोक देंगे लोगों की। ये भाई बिना ऑक्सीजन के लोगों की सांसें रुकी ना, अगर एक सांस में आदमी हॉस्पिटल पहुंच गया तो बच गया। जिनका विश्वास वैज्ञानिकों पे नहीं, सेना पे नहीं, पुलिस पे नहीं, सरकार पर नहीं, कैसे सांसें में सांसें अटकी हुई थी। अनुराग जी, ना तो आप मेरा सवाल समझ रहे हैं और ना ही आप सवाल का जवाब दे रहे हैं। मैं आपसे किस ट्रैक पर सवाल पूछ रही हूँ? आप तमाम आरोप लगाइए, मुद्दे आप समस्याएं, कमियां गिनवाइए, लेकिन अपनी बारी का इंतजार तो करें। इसके अंदर में लोग सांस कहां ले पा रहे हैं? ठीक है, प्लीज अनुराग जी को वॉल्यूम डाउन कर दीजिए। सुमित गुप्ता जी, 4 साल तक मुद्दों की बात होती है, 5वें साल में आकर माहौल हावी हो जाता है, मुद्दे हवा हवाई हो जाते हैं। हाँ, मुद्दे जो विकास के मुद्दे होने चाहिए वो नहीं आते हैं। सिर्फ चुनावों से पहले इसी तरह के मुद्दे आते हैं कि हिंदू ने ये कहा, मुस्लिम ने ये कहा। सारा चुनाव हिंदू बनाम मुस्लिम चला जाता है, लेकिन कोई भी इस विकास के मुद्दे पे कोई भी बात नहीं करता है। किस तरह हमें अगली कोरोना से हमें कैसे निजात पानी है, किस तरह हमें आगे बढ़ना है। सिर्फ हमारे मुद्दे होंगे हिंदू बनाम मुस्लिम, कोई भी इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। दोनों पार्टियां आपस में सिर्फ चुनाव से पहले इसी तरह के मुद्दे उखाड़ेंगी और इसी तरह होता रहेगा। जी,
आदिल हसन साहब, क्या AIMIM की एंट्री से बाकी विपक्षी पार्टियों में हलचल है? क्या ये लग रहा है कि जो मुसलमान बीजेपी का डर दिखाकर जिन्हें अपने पाले में हम खींच सकते थे, अब वो कहीं एकजुट होकर AIMIM के पास न चले जाए? क्या ये डर भी है? जैसा कि मेरे लीडर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कह दिया कि इस बार MY नहीं चलेगा, इस बार A to Z चलेगा। चाहे गाजियाबाद से गाजीपुर तक सभी समुदाय के सभी लोगों का वोट भी मिलेगा MIM को, और बहुत मजबूती से लड़ेंगे। जहां तक अभी तक भाजपा के प्रवक्ता महोदय कह रहे थे पाकिस्तान, तो नवाज शरीफ के घर में प्रधानमंत्री जी जाते हैं, तो जिन्ना का नाम, परवेज मुशर्रफ का नाम चुनावी भाषण में प्रधानमंत्री जी लेते, सब तो उन्हीं से सीखा है लोगों ने। जाकर अफगानिस्तान से चलते हैं, नवाज शरीफ साहब के घर में उतर जाते हैं, वहां बिरयानी खा के फिर हिंदुस्तान आते हैं। तो ये सब जितनी चीजें हैं तो उन्हीं से सीखा है। तो क्या कीजिएगा, असल बात प्रधानमंत्री जी खुद चुनावी पर्यटन रहता है। चुनाव जब होता है तो बिहार में प्रकट होते हैं, आसाम में प्रकट होते हैं, उत्तर प्रदेश में प्रकट होते हैं। बनारस का हाल देख लीजिए, बनारस किस तरह 3 दिन पहले बारिश हुई, क्या हुआ, क्योटा बनाने वाले थे, आज बनारस क्या बना हुआ है। बनारस की गलियों का क्या हाल है, पानी 3 दिन पहले हुआ, पूरा बनारस बाढ़ से जनमगन हो गया। प्रधानमंत्री जी ने जिस गांव को गोद लिया था उसका क्या हाल है, कोविड का क्या हाल है, आप सब देख लीजिए आपके सामने। बेरोजगारी सब दिख रहा है। पुराने हैदराबाद का क्या हाल है, महंगाई देख लीजिए क्या हाल है। महंगाई, आज पेट्रोल का दाम क्या है। कल एक पत्रकार, अफगानिस्तान में एक पत्रकार की मौत हो जाती है, अभी तक प्रधानमंत्री इतना भी तो दिल बड़ा कीजिए कि उस एक ट्वीट तो कर दीजिए। प्रधानमंत्री जी, आप फिल्मिस्तान में किसी की शादी होती है उस पर आप ट्वीट करते हैं, छोटी छोटी बात पे करते हैं। पत्रकार आपका शहीद हो गया, वहां उसको मार दिया गया, उस पर एक ट्वीट नहीं किया प्रधानमंत्री जी का। अब अफसोस फॉरेन मिनिस्टर का एक ट्वीट नहीं आया है। ये तो अब समझ में नहीं आता है कि प्रधानमंत्री जी किस मापदंड से बात करते हैं। सबका साथ, सबके विकास की बात भी करते हैं, लेकिन इतना भी दिल नहीं रखते हैं कि एक पूरे ट्वीट करें। देश ने संवेदनाएं प्रकट की हैं, पड़ेगा। अफसोस जताया है, क्या वो मायने नहीं रखता है? आदिल हसन साहब, फिर उस पत्रकार के नाम यहाँ पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं मनीष शुक्ला जी। मिनिस्टर का ट्वीट नहीं आया है। क्या प्रधानमंत्री जी का इतना दिल छोटा है, इतना दिल को छोटा कर लिए हैं कि अपने भारतीय सुन लीजिए, मनीष शुक्ला जी जवाब दे रहे हैं, सुन लीजिए। विदेश में इतना बड़ा अवार्ड मिला था। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मनीष शुक्ला जी जवाब दीजिए। नागपुर के चश्मा से निकलकर भारत सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए। अपर्णा जी, इनको माननीय अनुराग ठाकुर जी के ट्वीट को देखना चाहिए। उन्होंने कंडोलेंस किया है। दूसरी बात, मैं भी इस्लामिक कट्टरता वाले तालिबानी आतंकवादी का मैं भी निंदा करता हूँ, और उन लोगों की भी निंदा करता हूं, सभी कड़ी निंदा करते हैं। और माफ कीजिएगा, समय यहाँ पर खत्म हो गया मेरे पास। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर अभी भी ये बना हुआ है कि जब उत्तर प्रदेश में बात होनी चाहिए विकास की, अलग अलग मुद्दों की, समस्याओं की, तब आखिरकार इस तरह की बयानबाजी पर हम क्यों जिक्र करने को मजबूर हो जाते हैं, और इस तरह का बयान देकर कौन किसके पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है, ये भी समझने की बहुत जरूरत है। यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरें जारी।